दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज फिर से इसी मुद्दे पे बात करना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली का तमाशा जो है वो बंद नहीं हो रहा है भाई। और अच्छा, एक के बाद एक पराक्रमी व्यक्तित्व हमको दिख रहे हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा हुआ है कि भैया आप दिल्ली कॉरपोरेशन में जाइए और हमारी जो स्थानीय समस्या है उसका आप हल निकालिए, उसको ठीक कीजिए। और वो तो अलग ही बुरा मामला हो जाए क्योंकि ये जिस तरह से हाथापाई हो रही है, जिस तरह से माइक तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं पर हमले के दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं और कैसे भी करके ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस हार को पचा पा नहीं रही है। अब हार को पचा ना पाना ये ठीक है, आप अगर ना पचा पाए तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप एक अभी भी जहां पे लोकतंत्र है उस देश में है, उस देश के एक राज्य में है जो पूर्ण राज्य नहीं है और उस राज्य की बहुत बड़ी एक जो कॉरपोरेशन है जिसको कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, मतलब कि एमसीडी, उसके आप चुने हुए बाशिंदे हैं। लोगों ने आपको भेजा हुआ वहां पे। अगर आप नहीं सत्ता में बैठ पाए ठीक है भाई, विपक्ष में भी तो आप रह सकते हैं जब हार चुके हैं आप। जब एक पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है तो वो पार्टी ऑब्वियसली अपना मेयर भी बनाएगी, अपना डेप्यूटी मेयर भी बनाएगी, वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी भी बनाएगी। उसमें उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं और संविधान या जो कानून है उसके खिलाफ तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर ये क्यों, ये क्या है जो कीड़ा है इस पार्टी के अंदर जो इस तरह के घिनौने दृश्य प्रस्तुत कर रहा है कि जिसको देखते हुए शर्म आ जाती है। इस पर हम बात करेंगे। आज हमने अखिल स्वामी जी को आमंत्रित किया हुआ है और उनसे, क्योंकि वो तो खुद दिल्ली में रहते भी हैं, तो हमने कहा कि उन्हीं से बात कर ली जाए आज कि ये हो क्या रहा है दिल्ली। देख तमाशा दिल्ली का आप देख रहे हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी वहां पे? अब हार गई तो हार गई। ये क्या मतलब, ये क्या महिला को, मतलब मेयर भी महिला है, वो एक आशु ठाकुर करके जो महिला पार्षद है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी हमारे कोई सगे या रिश्तेदार नहीं है। हम इतना ही कह रहे हैं कि वो पार्टी जीती है वहां पे। अब जब जीती है तो उसको काम करने दो। एक तो 2.5 महीने तक आप मेयर का चुनाव नहीं करवाते, उसको रोक के रखते हो, उसके बाद फिर हो जाता है, इसके बाद फिर ये जंगली मानसिकता दर्शाने वाली ये सब दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं। स्वामी जी हो क्या रहा है वहां पे? देखिए मयूर जी, हो ये रहा है, भारतवर्ष 75 साल में एक बहुत प्यारा लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और पूरे विश्व के लिए मिसाल देश था। जब ये पूछा जाता था कि 75 साल इस देश में क्या हुआ, तो इस देश में ये हुआ, इतनी गहरी नींव हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की बनाई गई कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान में कि एक सत्ता से दूसरी सत्ता का परिवर्तन हुआ हो और इस प्रकार के लात घूसे चले हों। तो अब जो शुरू हो गया है, जो अब एक इतिहास बदला जा रहा है, हर जगह इतिहास बदला जा रहा है और उस इतिहास को दोबारा लिखा जा रहा है। तो ये इतिहास ये लिखा जा रहा है कि जिस रास्ते पे पाकिस्तान था और अफगानिस्तान था, जहां कभी भी शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, हमेशा मारपीट हुई, खून खराबा हुआ, तो हम उसके रास्ते पे जा रहे हैं। देखिए भारत की खूबसूरती मयूर जी थी क्या? भारत की खूबसूरती ये थी कि सत्ता एक दूसरे को दे देते थे, घर जाके बैठ जाते थे, कहते थे, और नारायण दत्त तिवारी, अटल बिहारी वाजपेयी आते थे और टीवी में ये कहते थे कि जनता ने हमें अस्वीकार कर दिया, जनता का जो निर्णय है उसको हम शिरोधार्य करते हैं और हम घर बैठेंगे, जनता की सेवा करेंगे, 5 साल बाद जनता से फिर निवेदन करेंगे कि आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। ये भारतवर्ष में आज तक होता आया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस प्रकार की स्थिति हो जब आप सत्ता परिवर्तन से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए? अच्छा, दूसरी बात सोचिए, आप पूरा विश्व क्या सोच रहा है हिंदुस्तान के बारे में?
पूरा विश्व जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नॉन अलाइंड मूवमेंट था, हमारी जो पंचशील की नीति थी, हमारी गांधी और बुद्ध और महावीर की परंपरा थी, उस परंपरा का क्या हुआ? क्या देश में अब गोडसे तंत्र चलेगा? गांधी जी को नहीं माना जाएगा? गांधी की जो अहिंसा की और जो सत्याग्रह की चीज थी और बड़े शांतिपूर्ण विरोध की और डॉक्टर लोहिया की और जयप्रकाश नारायण की चीजें थी, क्या उसको नहीं माना जाएगा? अब हिंसा होगी हर जगह। तो अब सवाल यह है कि पूरा विश्व हमको देख रहा है, पूरा विश्व हमको अडानी प्रकरण में भी देख रहा है, पूरा विश्व किस प्रकार से सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विश्व ये भी देख रहा है। और विश्व ये भी देख रहा है कि अगर आप चुनाव हार गए हैं तो 5 साल इंतजार कर लीजिए। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, जनता ने आपके खिलाफ निर्णय दिया, विपक्ष में बैठिए। अगर आम आदमी पार्टी डिलीवर नहीं कर पाएगी, जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगी, 5 साल के बाद फिर आपको अवसर दे दीजिएगा, फिर आप सत्ता में बैठ जाइएगा। यहां आप खरीद नहीं पाए, ये काम आपने मध्य प्रदेश में कर लिया, महाराष्ट्र में कर लिया, कर्नाटका में कर लिया, यहां आपने प्रयास किया लेकिन नहीं खरीद पाए। अरे अगर नहीं खरीद पाए और उनके सभासद जो थे वो नहीं बिके, तो इसका माने पीटे जाएंगे, एक दूसरे को पीटेंगे, लात घूंसे चलेंगे वह। तो देखिए, मैं किस बात से ज्यादा चिंतित हूं, वो हूं अपने देश की छवि से। मैं अभी तक जो विश्व में जाता था, टूर करने जाता था, दूसरे देशों में जाता था, लोग मुझे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के देश का नागरिक समझते थे। उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं जब वहां जाऊंगा या आप वहां जाएंगे या दूसरे मित्र में वहां जाएंगे, ये गोडसे और सावरकर के लोग हैं। देखिए, प्रश्न ये है कि हमारे देश की छवि पूरे विश्व में अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान की हो रही है। अब आप लोगों को कार में रख के जिंदा जला देते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को आप रेप कर देते हैं, उसके जो बच्ची है उसको पटक पटक के मार देते हैं, आप हरिजन और जो कमजोर लड़कियां हैं उनको रेप करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, खुलेआम ये सारी चीजें होती है और कोई पुलिस एक्शन नहीं होता। जो रेपिस्ट होते हैं, जो मारने वाले होते हैं, उनके समर्थन में जुलूस निकलते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, उनकी रक्षा में जलसे होते हैं। तो भारतवर्ष पूरे विश्व में क्या, मयूर जी, क्या हम नजीर पेश करना चाहते हैं? मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि भारत की जो छवि इतनी मजबूती से बनाई गई थी। अरे हमने तो जब सनातन काल था, जब मुगलों का काल था, जब अंग्रेजों का काल भी था, तब भी हम लोगों ने बिल्कुल शांति बरती, क्योंकि हमारा धर्म, हमारे देश की जो परंपरा है, हम लोगों ने शांति, अहिंसा और इन प्रेम, इन सद्भाव, इन चीजों का हमेशा पालन किया है। तो अब ये जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, जो मारपीट हो रही है, तो भैया क्या तुम पाकिस्तान बनना चाहते हो? मारपीट करके अगर तुम पैसा खरीद के नहीं सभासदों को खरीद पाए, तो क्या मारपीट को उनका अपनी तरफ मिलाओगे? अगर इलेक्शन हो जाएगा, जीत गए तो बहुत बड़ी बात है साहब, हमारे फेवर में एक वेव चल रही है, और हार गए तो या तो खरीदोगे या पीटोगे। ये कौन सी परंपरा है? तो ये तो मेरे ख्याल से मोदी जी को ये विचार करना चाहिए, अमित शाह जी को इस पे विचार करना चाहिए, अपने सभासदों, जो विधायक हैं उनको बुला के कहना चाहिए कि भैया छवि बहुत खराब हो रही है, जनता इस चीज को लाइक नहीं कर रही है, और इसकी वजह से मोदी जी जिनकी अच्छी खासी छवि बनी है वो भी धूमिल हो रही है। तो विश्व में हमारी छवि को खराब मत करो, देश में छवि को खराब मत करो, लोकतंत्र को, जो आपको उनके एस्टेब्लिशमेंट थे उनको खत्म करना था, उनका नाश करना था, वो आपने कर लिया। लेकिन कम से कम जो विश्व का टीवी ये देख रहा है, पूरा इंटरनेट इसको देख रहा है, वो छवि तो मत खराब करो। मैं दर्शकों को कुछ वीडियोस दिखा दूं स्वामी जी। ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये भाजपा के पार्षद, देखो इधर भी बूथ कर दिया, ये भाजपा के पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये देखिए गुंडागर्दी है, ये नेगी चंदन आ गया, ये गुंडागर्दी कर दी। देखिए मैं की चेयर छीन दी करती है काम। भाजपा के पार्षद
भाजपा के पार्षद भाग गए। मेयर की कुर्सी, मेयर को कुर्सी से गिराया मेयर ने। ये देखिए माइक तोड़ दिया। ये गुप्ता ने माइक तोड़ा है। ये देखिए गुप्ता ने माइक तोड़ा है। ये देखिए किस प्रकार से पागलपन कर रहे हैं लोग। ये देखिए किस लोग से पागलपन कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी वाले रोक नहीं रहे। देखिए किस प्रकार से पागलपन कर रहे हैं। ये देखिए स्टैंडिंग कमेटी चुनाव हारने के चक्कर में, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव हारने के चक्कर में देखिए किस प्रकार से पागलपन है इनका। ये देखिए ये भाजपा का पार्षद है। दिल्ली नहीं पूरे देश की जनता को दिखाइए कैसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुंडागर्दी करते हैं और सदन का अपमान ही नहीं इस कुर्सी का भी अपमान करते हैं। देखिए मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, आप इसमें देख सकते हैं मेयर अपनी कुर्सी पे बैठी हुई हैं, सदन की प्रक्रिया चल रही है। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग यहाँ पे खड़े हैं और ऑल ऑफ अ सडन वो मेयर पे हमला करते हैं। ये मेयर हैं, उनकी कुर्सी को खींचते हैं, उनको धक्का देते हैं। मेयर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वो हॉल के बाहर जाती हैं तो वहां पर अर्जुन मारवा हॉल के बाहर भी उनको धक्का देते हैं और वो गिर जाती हैं बुरी तरह से। इसके बाद हंगामा हाउस में जारी रहता है। आप ये देखिए, आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह चंदन चौधरी ने आशु ठाकुर जी को उनके दुपट्टे से खींचा और खींच खींच के स्टेज से आधे रास्ते पार कर गए। ये ना सिर्फ महिला पर हिंसा है, ये एक जानलेवा हमला है। आप इसको देखिए, आप देखिएगा कि किस तरह से ये देखिए आशु ठाकुर, चंदन चौधरी, इन्होंने उनको दुपट्टे को खींचा और उन्हें घसीट कर वहां पर हाउस से बाहर ले गए। स्वामी जी ये जो है, ये मैं कल कह रहा था अपने कार्यक्रम, मैंने कहा अब जो है ना पीड़ा से आंसू नहीं बहता, पीड़ा से हंसी आ जाती। पता नहीं क्यों इतना ये सब देख के दर्द होता है, लेकिन अब हंसी निकल जाती है कि क्या करें, किस जमाने में जी रहे, किस युग में जी रहे, क्या ये करना क्या चाहते हैं ये लोग मिलके सब कुछ। तो ये तो क्रिमिनल केस बनता है ना स्वामी जी। ये जो आज हम देख रहे हैं, जिस तरह से वो शैली ओबेरॉय जी को कॉर्नर करके जो है उनको वो कह रही थी कि अगर जो महिला सुरक्षा कर्मी अगर नहीं होते सदन में तो उनकी बहुत बुरी हालत हो सकती थी। ये आशु ठाकुर जो 6 महिला पार्षद है, उनको जिस तरह से वो दुपट्टा खींच के उनको जैसे वो खींच लिया गया, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है क्या? इस पे कुछ नहीं हो सकता है? पता नहीं देखिए आप क्रिमिनल ऑफेंस कर लीजिए, आप रिपोर्ट लिखा दीजिए, पुलिस ये कहेगी कि साहब वो कोई ऐसा नहीं था, अहिंसात्मक था, तो लोकतंत्र में होता रहता है। आपको याद होगा धर्म संसद में खुले आम लोगों ने भाषण दिया और ये कहा कि तलवारें निकालो, चक्कू निकालो और लोगों को मारो। बिल्कुल हिंसात्मक था, बिल्कुल कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत था। हिंसा को भड़काना, धार्मिक विद्वेष को फैलाना गलत था। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि अगर मुस्कुरा के ऐसी बातें की जाएं तो उसको मजाक में लेना चाहिए, उस पर कोई एक्शन की आवश्यकता नहीं है। हुआ, लेकिन एक आदमी ने मुस्कुरा के अगर गलत नाम ले लिया, अगर एक व्यक्ति ने मुस्कुरा के गलत नाम का उच्चारण कर दिया तो उसको पुलिस आसाम की आके पकड़ के ले जाने की कोशिश करने लगी, उसे हवाई जहाज से उड़ा लिया। उत्तर प्रदेश में 10 दिन पहले इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के विधायकों को ही नहीं, पत्रकारों को भी पीटा गया और कोई सुनवाई नहीं है। पत्रकारों ने भी जाके पुलिस में शिकायत इसलिए नहीं की कि शिकायत करने से फायदा कुछ होना नहीं है, पुलिस जो है कुछ करेगी नहीं। लेकिन अगर दूसरे पक्ष का आदमी कोई छोटी सी बात भी कह देगा तो उसको जो है जेल भेज दिया जाएगा। तो देखिए प्रश्न यह है, अब 3 विकल्प हैं, या तो ये खरीद लेते हैं या जेल भेज देते हैं। अब अनिल देशमुख, संजय राउत का केस देखिए, आप बंद कर दिया, 1.5 साल बंद रहे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं बनता था। अडानी पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बन रहा है, लेकिन अनिल देशमुख में था, 1.5 साल जेल रहे, कोर्ट ने बरी कर दिया। अडानी पे कोई इंक्वायरी नहीं होगी।
तो देखिए, प्रश्न ये है, कानून का उल्लंघन तो छोड़ दीजिए, आप कानून को छोड़ दीजिए, लोकतंत्र को छोड़ दीजिए, धर्मनिरपेक्षता को छोड़ दीजिए, आपको हंसी आती है, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। और यह डर लगता है कि जो मेरा प्यारा देश, जिसको बचपन से, जिसकी मिट्टी में मैं पल पोस के बड़ा हुआ हूं, जिसने मां की तरह जिस देश ने मुझे पाला है, और अपनी मां के बाद जो मेरी जन्म देने वाली मां था, उससे सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, इस भारत भूमि से करता हूं। ये मेरे भारत भूमि का, द्रौपदी का जिस तरह चीरहरण दुशासन ने किया था और दुर्योधन ने किया था, उसी प्रकार का चीरहरण ये मेरी माता के साथ कर रहे हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, कानून की धज्जियां उड़ा दी, हर चीज की धज्जियां उड़ा दी। तो आपको हंसी आती होगी मयूर जी, मुझे तो डर लगता है। मुझे तो मैंने कहा वो पीड़ा से एक दो चीजें होती है, पीड़ा से या तो बहुत रोना आ जाता है, या फिर आदमी जो है वो उसको सहन करते करते हंसना सीख जाता है। मेरा ये हाल है अभी। नहीं, लेकिन मुश्किल क्या है ना, आप जाएंगे किसके पास? क्या हो सकती है इससे, मतलब कि महिला, चाहे कोई भी कहीं की भी महिला हो, किसी भी पक्ष की महिला हो, उसको आप इस तरह से उसका दुपट्टा खींच के, जो दृश्य देखा हमने, उसका दुपट्टा खींच के जैसे पालतू जानवर को घसीट के कोई लेके जाता है, उस तरह से वो लेके गया वो जो पार्षद था। घिन आती है सर कि ऐसे लोग को हम लोग चुन रहे हैं, उनको भेज रहे हैं अपना प्रतिनिधि बना के, और वो सब। अरे मयूर जी, यहां तो दुपट्टा खींच के ले गया। आपके राज्य में एक महिला को, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसको रेप किया गया, उसकी 3 साल की बच्ची को पटक पटक के मार दिया, और जिन्होंने मारा वो इलेक्शन लड़े, उनके परिवार वाले इलेक्शन लड़े और जीत गए। आपके यहां मोरबी के अंदर पुल टूटा, 150 आदमी मरे, और जो दोषी थे कुछ नहीं हुआ, जीत गए। तो जनता पसंद करने लगी है, जैसे अफगानिस्तान की जो जनता है वो तालिबान को पसंद करने लगी है, पाकिस्तान में जो ये धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं उनको पसंद करने लगी है। हमारे देश की जनता, बहुत दुखद बात है, हम उस देश के वासी हैं जहां पे महात्मा गांधी, महावीर, बुद्ध जैसे, भगवान श्री राम जैसे लोग रहे हैं, और सब बुद्ध ने, महावीर ने, सभी यहां निर्वाण प्राप्त किया है और सभी ने यहां पूजा की है। उस देश की यह स्थिति हो गई है कि हम किसी को कार में जला दिया जाता है, किसी को रेप कर दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, और जनता जलसा मनाती है। मुझे डर लगता है, मुझे सही में यह लगता है। और जब मुझे डर लगता है, जबकि मैं हिंदू हूं, मैं सवर्ण हूं, उम्र हो गई है, गुरु हूं, इसलिए मेरी थोड़ी समाज में इज्जत भी है, लेकिन जो कमजोर है बेचारा, जिसके बेल लेने की हिम्मत नहीं है, जेल में पड़ा रहता है, जो गरीब आदमी है, उसे तो किसी मामले में आप जेल के अंदर भेज दीजिए और डरा दीजिए, तो वो कैसे निडर होकर बाहर निकलेगा? हम तो, आप तो कम से कम निडर होकर बोल लेते हैं, इसलिए कि भगवान की कृपा से हम ठीक है, हमारा समाज में कुछ स्थान है। लेकिन जो कमजोर वर्ग है, जो दलित है, जो आदिवासी है, उसकी जमीन छीन ली जाती है, दलित को पेड़ से बांध के पीट दिया जाता है, उसे घोड़ी में नहीं चढ़ने देते हैं, और उन्हें मंदिर में नहीं प्रवेश करने देते हैं। और दूसरी तरफ आप जो है, मतलब आप क्रिश्चियनों के खिलाफ भी हैं, आप दलितों के खिलाफ भी हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ भी हैं, आप सबके खिलाफ। और उसका परिणति आप देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। वहां जिस तरह आप हिंदू उग्रवाद को पैदा कर रहे हैं, वहां सिख उग्रवाद पैदा हो रहा है। तो होगा, न्यूटन का 3rd लॉ लागू होगा, इधर से होगा तो उधर से भी होगा। जहां जो मजबूत होगा एक दूसरे को मारेगा। देश का क्या होगा? आपके ड्राइंग रूम में अगर आपके बच्चे लड़ने लगे आपस में और ढेला पत्थर डालने लगे, तो ड्राइंग रूम तो आपका टूटेगा, देश तो मेरा टूटेगा। जिस देश को मैं प्यार करता हूं, जिसको मैं इज्जत करता हूं, जिसको मैं सबसे बड़ी चीज अपनी शक्ति मानता हूं, उसे अगर कष्ट हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, और मेरी सभ्यता, मेरी परंपरा, मेरे इतिहास, मेरे भारतवर्ष सबका नाश हो रहा है, तो मैं दुखी क्यों ना हूं, मैं परेशान क्यों ना हूं? बात सही है, बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। ये शैली ओबेरॉय ने जो कहा, एक बार वो भी सुना दे हम दर्शकों को। आज हमारे देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा, जहां पहले से संविधान की धज्जियां तो उड़ रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही थी, आज सदन की भी धज्जियां और उड़ी, और आज कुर्सी का भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। आज सुबह स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ हमने मिलकर उनकी शर्तें सुनी। उनकी शर्तों और बातों को मानकर
हमने चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया। चुनाव शांतिपूर्वक हुआ, पर जब काउंटिंग शुरू हुई, गिनती की शुरुआत हुई, जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पार्षदों को लगा कि वो हार रहे हैं, फिर से आज उन्होंने सदन में हंगामा किया, बहुत ज़्यादा हंगामा किया। और जब काउंटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई और मैं महापौर की कुर्सी पर बैठकर पीठासीन अधिकारी के रूप में जब रिजल्ट को अनाउंस करने लगी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने स्टेज पर चढ़कर मेरी कुर्सी को खींचा, मुझ पर हमला किया और खासकर रवि नेगी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, साथ ही अर्जुन मारवा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, चंदन चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और अन्य पार्षदों ने मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझे ऐसे अपनी जान बचाकर सदन से बाहर आना पड़ा। आज अगर मुझे जितनी भी यहाँ पर महिला सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, अगर आज वो मुझे बचाकर बाहर ना आती तो ना जाने आज क्या हो जाता। मैं उन सब महिला सिविल डिफेंस कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सदन में ना सिर्फ मुझ पर हमला हुआ, हमारी और भी महिला पार्षद हैं जिन पर हमला हुआ, जिनके साथ बदतमीजी की गई, और हमारी आशु ठाकुर जो महिला पार्षद हैं, इन पर हमला किया गया चंदन चौधरी जी के द्वारा। इनके दुपट्टे को भी खींचा गया, जो एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज मैं ये अपील करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि अपनी हार को स्वीकार कर लें, अपनी बौखलाहट को इस तरह से ना दिखाएं कि महिलाओं पर अत्याचार करने लगे, महिलाओं पर जानलेवा हमला करने लगे। अपनी हार को स्वीकार कर ले, ये जो बड़ा एक अंत में जो वाक्य था स्वामी जी, कि अपनी हार को स्वीकार कर ले, ये कर नहीं पा रहे अपनी हार को स्वीकार। क्यों नहीं कर पा रहे अपनी हार को स्वीकार? अब हारे हैं तो हारे हैं, करना चाहिए स्वीकार। नहीं, वो देखिए, वो इसलिए स्वीकार कर लेते, असल में महाराष्ट्र में जो हुआ, कर्नाटका में जो हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उनको आशा रहती है कि जहां वो चुनाव हार जाएंगे खरीद लेंगे, कुछ की सदस्यता से उनको निलंबित कर देंगे, मेजॉरिटी बना लेंगे, नॉमिनेट कर देंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स से वोटिंग करा लेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो वोट नहीं करेंगे, वहां भी असफल हो गए, लोग बिके नहीं और नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर पाए और वहां पे फर्जीगिरी नहीं हो पाई, तो हार गए। उन्हें देखिए, उन्हें हार जो है बर्दाश्त नहीं है। लोकतंत्र में हार बर्दाश्त होती है, तानाशाही में बर्दाश्त हार नहीं होती है। तो हम लोग लोकतंत्र, कहने की बातें हैं कि हम लोग लोकतंत्र रह गए, हम लोग लोकतंत्र रह नहीं गए हैं। हम आप चलिए यूट्यूब में डिस्कस कर लेते हैं, यूट्यूब में डाल देते हैं, हो सकता है कल हम पे भी हमला हो जाए, क्योंकि वो तो चलिए सभासद है, उनके पास तो कुछ पद है, हमारे पास तो कोई पद भी नहीं है, बुढ़े आदमी है, हमारी उम्र भी हो गई है, शरीर में ताकत भी नहीं है और शिक्षक है, ब्राह्मण है, हम कोई हथियार भी नहीं उठा सकते। तो जो करेंगे झेलेंगे, क्योंकि ये नियति है। अगर ये भगवान ने हमारे देश के अंदर ये नियति हमारी बना दी है बुजुर्ग लोगों की, कि कोई भी आके पीट पाट के चला जाएगा और पुलिस जो है हम ही को बंद कर देगी, क्योंकि अगर ये सभासद महोदया जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगी तो इन्हीं पे फर्जी मुकदमा करके इनको बंद कर दिया जाएगा, जिन्होंने पीटा है उनका कुछ नहीं होगा। तो देखिए, अब देश जो, हाँ, ये प्रधानमंत्री जी ने जो है नॉर्थ ईस्ट में जाके ये बोल दिया कि लोग ये कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कब बोला, किसने बोला? हमको तो याद नहीं है कोई ऐसा बोला, कोई बोला है क्या ऐसा? देखिए, ऐसा है कल्पना, देखिए उन्हें, वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के मनोभाव को समझते हैं, लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो उन्हें ये लगा कि ये सेंटेंस जो है ये मुझे सिंपैथी दिलाएगा और मेरी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा। वो भी जानते हैं ये बात सही नहीं है, वो भी ये बात जानते हैं ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो वीडियो दिखाई गई, जो नारे लगे वो भी दिखाए गए, उस नारे में साफ साफ लिखा है मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद कहा गया, मुर्दाबाद तो सबके लिए कहा जाता है,
जो भी नेता बनता है और जिसके खिलाफ हर आदमी, हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र में मुर्दाबाद तो बहुत बड़ी बात है। मुर्दाबाद का मतलब कब्र में गाड़ना नहीं होता है। मुर्दाबाद तो कहने से लोग कहते भी हैं उम्र बढ़ती है, जिंदाबाद कहने से उम्र कम होती है, ऐसा कहा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो देखिए प्रश्न यह है कि वो कल्पना करते हैं और कल्पना में, जैसे उनके कल्पना के अनुसार जो है देश जो है वो अमृत काल में चल रहा है। उनके हिसाब से स्मार्ट सिटीज बन गए हैं, उनके हिसाब से बुलेट ट्रेन चल गई हैं, उनके हिसाब से हर आदमी खुशहाल है, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है, हर आदमी को मकान मिल गया है, सबको पानी पीने की सुविधा, ये उनकी कल्पना में है। तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा कि कब्र खुदेगी? अरे जब वो भी कल्पना है और अच्छे दिन भी कल्पना है, बुलेट ट्रेन भी कल्पना है और पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए हो जाएंगे, रुपए जो है वो $1 की कीमत जो है 30 रुपए हो जाएगी, ये कहाँ उन्होंने कहा था? उन्हें लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? उन्हें लग रहा है जनता खुशहाल है? 70% जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है, जनता बहुत खुशहाल है, जनता जय जयकार कर रही है, ये उन्हें लगता है। उसी प्रकार से ये कल्पना है कि लोगों ने ये कहा है कि ईसा मेरी कब्र खुदेगी। वास्तविकता में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी कर नहीं सकता, और अगर करी है तो वीडियो होगी। अरे जब पवन खेड़ा को एयरपोर्ट में हवाई जहाज से उतार के आप असम पुलिस ले जा सकती है, तो अगर कोई इसका प्रूफ है कि किसी ने ये कहा है, अगर प्रूफ है, उस आदमी को तो फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन जानते हैं नहीं कहा, ये सबको पता है कि नहीं कहा गया, एक कल्पना है, और इलेक्शन के बाद इसको भूल भी जाएंगे। जैसे आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन के पहले कहा गया था कि आर्मी चीफ थे, मनमोहन सिंह थे, पाकिस्तानी एजेंट थे, फलाने एजेंट थे, एक मीटिंग हुई थी और बाद में पार्लियामेंट में माफी मांग ली गई। कहा गया था 2G और 3G और कॉमनवेल्थ और कोल्ड स्कैम हुआ, बाद में पता चला कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। तो इलेक्शन जीतने की रणनीति है जो वो अपना रहे हैं, तो इसे बड़ा नॉर्मली, नेचुरली लेना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, ये जिस तरह से अब ये तो आज आपने जैसे कहा, हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं MCD के अंदर जो हो रहा है तो ये तो हम भी देख रहे हैं, तो देश के बाहर दुनिया में भी इसको तो लोग देख ही रहे होंगे, है ना? तो ये क्या, ये जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व है, अगर फिर भी इसको होने दे रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि वो चाहते हैं कि ये हो? अदरवाइज तो नहीं देखिए, बदनामी नहीं देखिए मयूर जी, होता क्या है कि जब आप इस प्रकार की विघटन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, फिर आप रोक नहीं सकते। यह पाकिस्तान भी नहीं रोक पाया। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान ने 50 साल पहले जो फसल बोई थी, आज उसको काट रहा है। हम बो रहे हैं, आप बुआई कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब खून का स्वाद लग जाता है, तो ये जो नरभक्षी लोग हैं, जो कि जिन्हें आदत पड़ गई है खून पीने की, ये नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बीजेपी को भी नहीं छोड़ेंगे, ये बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको भूख लग गई। अगर आप, मोदी जी भी कल ये कह देंगे नहीं मैं चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए और कपड़े से मैं नहीं पहचानूंगा, मैं मस्जिद भी जाऊंगा, अगर वो कोशिश भी करें, तो ये जो भीड़ है ये उन पे भी आक्रमण कर देगी, ये आरएसएस चीफ पे भी आक्रमण कर देगी, ये किसी पे भी क्योंकि ये भीड़ बन गई है और भीड़ को स्वाद लग गया है, उसके खिलाफ उसके दिमाग में जहर बो दिया गया है, उनको ये चीजें अच्छी लगने लगी हैं। वो खुश हो रहे होंगे बहुत सारे लोग कि देखो कैसा मारा पीटा, बड़ा अच्छा किया, साले बड़े बदमाश हैं, हमको वोट नहीं दिया इन्होंने। तो लोगों को खून लग गया है। जब किसी को जलाया जाता है तो वह बाकायदा बैठक होती है, ये कहा जाता है कि हमारे लोगों को जिन्होंने जलाया है उनके खिलाफ आप कुछ कर नहीं सकते। 750 किसान मर गए, कहा जाता है वो तो देश विरोधी थे। जो जॉर्ज सोरोस है वो देश विरोधी है, हिंडरबर्ग जो है देश विरोधी है, जो पार्लियामेंट, किसी विदेश की पार्लियामेंट में जर्नल जितने छाप रहे हैं वो देश विरोधी हैं। तो आप जो है पूरे विश्व को ही देश विरोधी बता दोगे, हर आदमी मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। क्योंकि देखिए अब जनता के, भीड़ के मुंह में खून लग गया है और मैं इस चीज से दुखी हूं। पहले होता था, समाज में एक डर होता था, हम लोग कोई गलत काम करते थे, हमारे मोहल्ले का कोई भी आदमी आके 2 थप्पड़ हमको लगा देता था और हम घर जाके शिकायत नहीं करते थे कि अभी पिट के आए, माँ और पीटेगी कि अच्छा कुछ गड़बड़ करके आए इसलिए बदमाशी की होगी इसलिए पिटे होगे, अब मैं भी मारती हूं। अब क्या घर आके बताएगा मैंने टीचर को पीट दिया, कहेंगे बहुत अच्छा किया, टीचर बड़ा नाटक करता था, पढ़ाता नहीं था, पीटा, बहुत अच्छा किया। तो जब पीटने पे, जब रेप करने पे, जब जलाने पे, जब ये चीजों पे जनता खुशी मनाने लगे
और हमारे जैसे बुजुर्ग लोग जिनका देश के प्रति उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, जब वो चुप होके बैठ जाएं और डर के बैठ जाएं, तो हमारा देश भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहा है। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारी तो चलिए उम्र हो गई, 2-4 साल में निकल लेंगे। जो जवान लोग हैं, जो नेक्स्ट पीढ़ी है, जो उनकी नेक्स्ट पीढ़ी है, वो कैसा भारतवर्ष देखेगी? हमने तो वो समय देखा है, जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर लोहिया थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी हमने देखा था, सिद्धांतवादी लोग थे, लोकतंत्र को मानते थे। कोई औरत आके उनका गला पकड़ लेती थी, आर.के. लक्ष्मण उनके खिलाफ वो बनाते थे कार्टून, तो वो आर.के. लक्ष्मण को अपने घर में चाय पे इनवाइट करते थे। वो उस टाइप के लोगों को हमने देखा है। अब ये लोग किसको देख रहे हैं? जो मस्जिद के सामने जाके तमंचे लहराते हैं, जो लोगों को जिंदा जला देते हैं, जो मारते हैं, जिंदा गाड़ देते हैं, पेड़ से पकड़ के पीट देते हैं। तो ये जब जनरेशन हिंसा देखेगी तो इसके दिमाग में तो हिंसात्मक ही मस्तिष्क बनेगा। तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन कैसा देश देखेगी और ये देश कैसा देश बनेगा? हमको तो स्वामी जी, पीयूष मिश्रा आप जानते होंगे, दिल्ली से हैं आपके पीयूष मिश्रा जी, वहां बहुत थिएटर किया उन्होंने और अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक गीत लिखा भी था और कंपोज भी किया था, गुलाल नाम की फिल्म थी अनुराग कश्यप साहब की, और उसमें बड़े मतलब वो कल्ट म्यूजिक है पूरा। उसमें से एक गाना हमको बार बार याद आता है। वो लिखा था उन्होंने कि शहर हमारो सो रहे थे। राजस्थान की बैकग्राउंड में वो पूरी फिल्म बनी है। कह रहे थे कि एक वक्त की बात सुनाए एक वक्त की, जब शहर हमारो सो रहे थो रात गजब की। चहू और तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उस तरह का कुछ था। मतलब यही एक दृश्य था। वो बता रहे थे कि जब शहर सो रहा होता है, शहर एक मेटाफोर है, यहाँ हम देश को ले सकते हैं कि जब शहर सो रहा होता है तो फिर क्या क्या हो सकता है ना। तो और हर और दिशा से लाली छाई रे, जुगनी नाचे चूनर ओढ़े खून नहाई रे, ये लिखा था, बड़ा गजब का लिखा था। तो ये वो गीत जो है, मैं जब सुनता हूँ ना, मेटाफोरिकल लगता है कि आज देश कहीं उस तरफ ही जा रहा है। शहर सो चला गया है। नहीं मयूर जी, चला गया है। देखिए, नेहा सिंह राठौर एक लड़की, यंग लड़की, जो गाना गाती है, जो लोकल लोकगीत गाती है। लोकगीत में कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस उसको नोटिस पकड़ा देती है। अडानी जी को आज तक कोई पुलिस का नोटिस मिला क्या? ईडी का कोई नोटिस मिला क्या? सीबीआई को कोई नोटिस मिला क्या? आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाए और ये पता ना चले स्रोत क्या है, तो कल आपको टेररिस्ट से जोड़ देंगे और उठा के बंद कर देंगे। अडानी से आज तक एक पुलिस नोटिस नहीं मिला है, पूछा भी नहीं गया है तुमने गलत किया है सही किया। नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिल गया, खेड़ा साहब को उठा के वो कर लिया, सभासद को और जो डिप्टी चेयरमैन थी उनको उठा के पीट दिया। तो देखिए, जब इस प्रकार का शासन तंत्र हो जाए तो हमारे जैसे बुजुर्ग लोग करें क्या? सर, मामला सिर्फ आप जैसे बुजुर्गों का नहीं है, मामला पूरे देश का है। नहीं, आप देश देखिए, देश अगर ये नियति चाहता है, अगर देश ऐसा देश चाहता है जहां जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को बदनाम किया जाए, उनका चरित्र हरण किया जाए और केवल राजनीति की जाए, झूठ फैलाया जाए, प्रपंच किया जाए, धार्मिक विद्वेष फैलाया जाए, गुंडई की जाए, तो ऐसे समय में तो भैया परेशानी तो है ही, और जनता ना समझे। संबित पात्रा साहब ने कुछ परसों नरसों कुछ एक ट्वीट कर दिया, कहा कि फिर वो सीरीज ऑफ वो पूरा जिन दुनिया में जिन देशों पे त्रासदी, कुदरती त्रासदी आई छाई, और फिर हमने कहां किस किस देश को संकट मोचक बनके हमने ही उसको वहां से जो है बचा लिया, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। हमसे रहा नहीं गया। हालांकि हम ऐसे सीधी भिड़ंत हम नहीं करते, हम टालते हैं कि कहाँ ये सब बकवास करेंगे। हमसे रहा नहीं गया स्वामी जी, तो हमने फिर उसको रिट्वीट किया। हमने कहा कि महापुरुष, आप ये सब छोड़िए, इस देश में 80 करोड़ लोगों को आपको रोज हर महीने खाना देना पड़ रहा है, इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है? आपको देना पड़ रहा है, वो इससे बड़ा संकट हो नहीं सकता है। तो भूखमरी और रोजगारी का संकट है, उसका मोचन कब करेंगे ये बता दें। फिर हमने उसको लिखा, मैंने कहा कि देखिए, ऐसा गुजराती में एक कहावत है, बड़ी अद्भुत कहावत है,
वो मैं पहले गुजराती में बोलूंगा, फिर उसका हिंदी तर्जुमा भावानुवाद कर दूंगा। गुजराती में कहावत है कि घरना छोकरा घंटी चाटे अने उपाध्याय ने आटो। मतलब कि अगर मैं वर्ड टू वर्ड करने जाऊं तो ये इसका मतलब होगा कि घर के लौंडे जो है वो घंटी चाट रहे हैं, खाने को है नहीं कुछ। वो घंटी होती है ना जो जिसे अनाज का पीसते हैं, वो चाट चाट के जी रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। और बाजू में जो उपाध्याय साहब रहते हैं वहां आप जो है आटा देके लेके चले जाते हैं, उसको दे देते हैं। तो ये मैंने कहा कि इसका मतलब ये कि घर वाले फाके में है और पड़ोसी को आप पूरी खिला रहे हैं, ये क्या मतलब है उस चीज का? तो इसको आप रोकिए। पर जैसे आप कहे कि मतलब निर्लज्ज मानसिकता होती, बिल्कुल हो गई, होती क्या जा रही है, हो ही गई। बिल्कुल निर्लज्ज हैं, वो मान रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। हम कितना भी नंगा नाच क्यों ना कर ले, वो नंगा नाच कोई उसको मानेगा ही नहीं। वो जो होगा वो बिल्कुल तहजीब के साथ उसको माना जाएगा। यही जब हो रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में हम देख रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में। हम देख रहे हो जब पवन खेड़ा की अरेस्ट हो जाती है, हम देख रहे हैं जब ये नेहा सिंह जो है राठौड़, उनको पुलिस का नोटिस मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये सब इसी चीज के उदाहरण है कि अगर हम कहें उसी रास्ते चलो, आइदर माय वे और हाईवे, ये वाला मामला पूरा दिख रहा है। पूरा बात सही है सर। चलिए, अब आपका समय हमने लिया, आपने दिया और इस मुद्दे पे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अखिल स्वामी साहब के साथ हमारी बात चल रही थी। आपने जैसे देखा कि वो बड़े आहत हैं, वो भी हैं, हम भी हैं। हमको ये मानने का मन हो रहा है कि आप भी इस पूरे घटनाक्रम से दुखी, पीड़ित और आहत होने चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको अपने अंदर कहीं झांकना चाहिए, अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि ये चीज मुझे तकलीफ क्यों नहीं दे रही है जो भी दिल्ली में हो रहा है। पार्टी जो भी हो, जो भी पक्ष हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये मतलब नहीं है। अगर ये बीजेपी सत्ता में होती और आम आदमी पार्टी वाले ये करते तब भी हमको इतनी ही पीड़ा होती। सवाल ये नहीं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में इसलिए हम कह रहे हैं, या बीजेपी अगर होती तो हम नहीं कहते। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी पक्ष जो सत्ता प्राप्त करता है तो दूसरे पक्ष को उसको मान लेना चाहिए। फिर अगर नहीं मानना चाहते हैं तो उसको घेरें, वो भी कम तो नहीं है। बीजेपी की जो पार्षदों की संख्या है वो उतनी कम तो नहीं है कि वो बहुत, जैसे अभी गुजरात में कांग्रेस का हाल है, सिर्फ 17 है, ऐसा तो नहीं है वहां एमसीडी में। उनकी बड़ी एक तादाद है वहां पे। तो विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाएं और जो है सक्षम रूप से अपनी भूमिका निभाएं, ताकि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में अभी बैठी है तो उस पर एक नकेल लगे, एक लगाम लगे, अपनी मनमर्जी का कर न पाए और लोगों के लिए जो काम होना चाहिए वो होता रहे और एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आप रोल जो है वो निभाए। ये करना चाहिए आपको। तो देश का नाम जो है मिट्टी पलट कर रहे हैं आप दुनिया में। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। तो यही था भाई, बस यही है। आखिर में आपसे कहेंगे कि अगर ये कार्यक्रम, अब जिसे हम हमेशा कहते हैं आप हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हम अकेले नहीं कर रहे हैं, ये हम और आप सब मिलकर कर रहे हैं कार्यक्रम। तो आपसे हमेशा हमारी गुजारिश रहती है कि कमेंट जरूर करें कार्यक्रम में, और फिर अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और फिर शेयर भी करें। और अगर सब्सक्राइब और आसपास के लोगों को नहीं किया तो करवाने की जहमत ले आप, बस यही उम्मीद रखते हैं आपसे। चलिए, इस कार्यक्रम में बस इतना ही है, और मुद्दों पर बात करते रहेंगे। आप सबके स्वास्थ्य का बहुत भला चाहते हुए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए आप सुविधा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।